Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को यहाँ पे लिखा ईएम वेव, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी आई कैसे, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये पाया गया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके क्या भाई, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कोई मैग्नेटिक नीडल ले और किसी वायर के पास ले जाए और उसमें करंट फ्लो करा दे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस पे बहुत सारे फार्मूले हम लोगों ने पढ़े। ये भी पढ़ा कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मूविंग चार्ज है क्या, करंट है। सो फर्स्ट ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, यानी डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का निगेटिव ले ले, फैराडे ने दिया ये ईएमएफ इंड्यूस करता है, यानी करंट फ्लो करता है। अगर क्लोज लूप है और रेजिस्टेंस फाइनाइट है तो करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली यही कहा गया था, बाय सिमेट्री ऑफ नेचर अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम ये यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करता है, बेसिकली वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ऐसा हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा। अब और डिटेल में जा तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बेसिकली कैसे आया, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने ये जो लिखा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैक्सवेल ने ये सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली ये क्या है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो मैक्सवेल ने ये सोचा कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, इसको हम चेंज करें, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। और उसी पे लेके एक्सपेरिमेंट करते रहे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये फर्स्ट ऑलरेडी हम जानते थे करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा इवेंट फैराडे ने दिया था कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो करंट कहां से आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ से। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज कर रहा टाइम के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो थर्ड पॉइंट मैक्सवेल ने रखा कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। और इसके खोज में वो लग गए। अब इसके खोज में जब वो लग गए तो उन्होंने एम्पियर्स सर्किटल लॉ में एक इनकंसिस्टेंसी देखी। वो इनकंसिस्टेंसी क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं और वहीं से हम एक नया फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। उन्होंने ये देखा कि जैसे ये कैपेसिटर है,
और इसको सेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे की है या एक स्विच। हम जो ही इस स्विच को क्लोज करेंगे यहाँ पे वायर में करंट फ्लो करेगा और यहां करंट फ्लो करेगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। अब जितने देर कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यानी कोई भी वायर का पार्ट ले ले वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर में हम देखें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं पे भी अगर हम मैग्नेटिक निडल रखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, वहां से हम मेजर कर सकते हैं। मैक्सवेल ने ये सोचा कि इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता है, और उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल यहां रख दिया। और जब मैग्नेटिक निडल यहां रखा तो स्विच ऑन करते ही ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट तो नहीं फ्लो कर रहा है। अब करंट नहीं फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट था, क्योंकि उस समय तक यही सोचा जाता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो करंट या मूविंग चार्ज है। केवल करंट या मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों प्लेट के बीच में कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, तो करंट प्रोड्यूस कैसे हुआ? जब मैक्सवेल ने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये सबको पता था। एक्चुअली मैक्सवेल नहीं, सबको पता था। मैक्सवेल जस्ट इस फील्ड का बी का सोर्स जानना चाहते थे और वो कन्विंस थे कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसलिए उनका ध्यान यहाँ पे गया कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या कहता है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या भाई? म्यू नॉट आई। ये है, इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है। अब मैक्सवेल ने ये सोचा कि यहां पे अगर हम कोई लूप लें और मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करें तो म्यू नॉट आई होता है, जैसा कि वायर में हर जगह हम करते आए हैं। यहाँ पे वो करंट इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन करंट का ही डायमेंशन होगा। उस फिजिकल क्वांटिटी का उन्होंने नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। क्या उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट। एक बार और ध्यान दीजिए हम जो कहने जा रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जब हम यहाँ पे स्विच ऑन कर रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई चार्ज नहीं फ्लो करता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करता है। मैक्सवेल कन्विंस थे कि जो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसलिए उनका ध्यान इस चीज पे गया। और जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको उन्होंने ध्यान से देखा तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा? म्यू नॉट आई। यानी इसके अंदर एक लूप हम ले लें, मैक्सवेल ने एक लूप कंसीडर किया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये म्यू नॉट आई के बराबर होगा। लेकिन वहां चार्ज नहीं फ्लो कर रहा तो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कोई ऐसी जरूर फिजिकल क्वांटिटी है जो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जैसी ही है, उसका डायमेंशन वही है जो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन है। चूंकि वो चार्ज के फ्लो की वजह से नहीं है,
इसलिए उसका कुछ और नाम होना चाहिए, और उन्होंने मैक्सवेल ने उसका नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है उस पे हम आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने मैथमेटिकली डिराइव करा और डिफाइन किया। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो डिफिनेशन आपको लिखा हुआ, इसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज द करंट which is produced by time varying electric field। क्या उन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पैदा होता है। इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके इक्वल है भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां उन्होंने कैसे कहा इसको कि ये होगा, इसको हम आपको करके दिखाते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन आपको ये यहां से यहां नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होगा भाई? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे उन्होंने कहा ये हम करके दिखाते हैं। देखो फिर से हम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे कैपेसिटर वाला। ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं और यहां पे एक सेल से कनेक्टेड है। किसी मोमेंट पे जब हम सेल को क्लोज कर रहे हैं, सपोज कर लो उस मोमेंट पे यहां आई करंट फ्लो कर रहा है और यहां पे चार्ज क्यू है। क्या चार्ज है भाई? क्यू है। अब इसके अंदर सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा यहाँ पे चार्ज चेंज होगा और चार्ज चेंज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। अब हम क्या करें, एक लूप ले लें, सर्कुलर लूप, जिसका प्लेन दोनों प्लेट के प्लेन के पैरेलल है। इस सर्कुलर लूप का प्लेन दोनों प्लेट के प्लेन के पैरेलल है। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करें तो ये क्या आएगा? बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, इस लूप के ऊपर इसलिए सर्कुलेशन, म्यू नॉट आई। क्या होगा भाई? म्यू नॉट आई। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो चेंज कर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उन्होंने इसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया, आई डिस्प्लेसमेंट। म्यू नॉट डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे उन्होंने डिफाइन किया? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई ए। तो एप्सिलॉन नॉट ए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस E का वैल्यू यहां पे रख दें, या फिर ये E है तो इस A को इधर लेता है तो E इंटू ए इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और यहां पे हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट डी Q बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डी टी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं कर रहा तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आ गया? म्यू नॉट, ये जो डी क्यू बाई डी टी होगा वो क्या होगा? आई होगा। तो ये
बेसिकली ये देखे तो ये तो कंडक्शन करंट है, यहाँ वाला ये क्या है, यहाँ वाला कंडक्शन करंट है। बेसिकली आगे हम क्वेश्चन के रूप में देंगे और वहां पे हम प्रूव करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। मैक्सवेल ने क्या कहा कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, वहां पे कंडक्शन करंट जैसा एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया और डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फार्मूला दिया, उसी को हमने प्रूव करके दिखाया, हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट का भी यूनिट एम्पियर होगा। अगर आप डायमेंशनली इन सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ये एम्पियर आएगा, उसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो डिस्क्रिपेंसी थी या ये जो हम ये कह सकते हैं इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर्स सर्किटल लॉ में, उसको उन्होंने रिमूव किया और उन्होंने कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ जैसे स्टेट किया गया है वैसे स्टेट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक नया फॉर्म इसका दे दिया और उसको हम लोग आज कहते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। बेसिकली ये एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग क्या लिखते रहे भी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां पे आई कंडक्शन करंट या इलेक्ट्रिक करंट है। मैक्सवेल ने उसको करेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the sum of electric current and displacement current passing through the loop, यानी उस लूप से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का सम लेना होगा और वही इस लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो ये करेक्टेड फार्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ का करेक्टेड फॉर्म एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ ये है। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है तो उस केस में जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो करेक्ट है, वो फिर यही आएगा। यानी कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा नहीं, और डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा तो फिर ये क्या आ गया, म्यू नॉट आई, जो कि एम्पियर ने दिया था। तो ये इतना थियरी डेवलप करने के बाद, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का थियरी दिया मैक्सवेल ने, और फिर उसके बाद उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ का करेक्ट फॉर्म दिया, उन्होंने बताया कि किस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी दी, यानी उस टाइम की सबसे बड़ी थियरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म को अलग अलग नहीं स्टडी करना चाहिए, फिजिक्स का एक ही ब्रांच है। और उन्होंने एक फार्मूला लिया, लॉरेंट्ज फोर्स। ये फार्मूला आप जानते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू E प्लस V क्रॉस B। यानी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये यहां कर दो तो मैग्नेटिक फोर्स है। दूसरा उन्होंने लिया गॉस लॉ ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। क्या भाई? इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा फार्मूला उन्होंने लिया गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये सारा हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए बच्चों आप लोगों को। वो क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल अकेले नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा है। चौथा उन्होंने लिया फैराडेज लॉ। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू line integration of electric field over a closed loop is equal to minus d phi b by dt, negative of change of rate of magnetic flux। फिर पांचवा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और एम्पियर मैक्सवेल लॉ अभी हम लोगों ने पढ़ा। वो क्या भाई? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इस 5 फार्मूले को यूज करके उन्होंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थियरी दिया। इस 5 फार्मूले को यूज करके बेसिकली ये जो लास्ट वाले 4 फार्मूले हैं, इनको मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। इनको चारों को क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन। इन 4 को और ये लॉरेंस फोर्स यूज करके उन्होंने ये कहा कि किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। आगे चल के उन्होंने प्रूव किया कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कोएग्जिस्ट, और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी दी और उसको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड उन्होंने नापा, वो जो मेजर किया, वो आया 3 इंटू 10 टू द पावर 8। एक्चुअली मेजर नहीं किया, उन्होंने कैलकुलेट किया। उन्होंने क्या किया? कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, और वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट के स्पीड के बराबर आया। इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये देन किसका है भाई? मैक्सवेल का। सो मैक्सवेल वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थियरी डेवलप किया, और उन्होंने करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन कर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको बोला, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स लगता है वो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसा उन्होंने ये सारी थियरी दी। तो
अब ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जैसा हमने पहले ही आपको बोला था कि क्वेश्चन हम इस पे देंगे, हमको प्रूव ये करना है कि जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसके वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और प्लेट्स के बीच जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों इक्वल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट displacement current between the plates of capacitor is equal to conduction current in connecting wire। क्या क्वेश्चन है इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक कोई कैपेसिटर है, इसको जब हम चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा कनेक्टिंग वायर में, इसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज के फ्लो के वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कंडक्शन करंट। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा होगा ID, ये प्रूव करना कि इस कंडक्शन करंट के इक्वल है। ID हमने यहाँ पे दिखा दिया तो वो यहीं पे स्पेस में नहीं फ्लो कर रहा, ये यहां से लेके यहाँ तक हर जगह फ्लो कर रहा होगा। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम मान ले किसी टाइम पे यहाँ पे चार्ज Q है, ये सॉल्यूशन के लिए फिगर बना रहे Q माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मोमेंट पे E है। अब हमको क्या करना, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है और वो प्रूव करना कि कंडक्शन करंट के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया। सो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और यहाँ पे एक सर्कुलर लूप ले ले, इस सर्कुलर लूप का एरिया वही होगा जो प्लेट का एरिया होगा और ये लूप इन दोनों प्लेट के पैरेलल है, तो ए का भी डायरेक्शन इसी साइड में होगा और ई का भी डायरेक्शन इसी साइड में है, तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए कॉस 0। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E a कॉस थीटा। तो ये जो सर्कुलर लूप हम लिए हैं वो दोनों प्लेट के पैरेलल है और उस लूप का भी एरिया वही है जो कि इन दोनों प्लेट का एरिया, क्योंकि फील्ड तो दोनों प्लेट के ही बीच में होंगे, तो हर जगह डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और फ्लक्स का फार्मूला ये हो गया E और A सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos 0, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी cos 0 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है प्लेट के बीच में भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये ऑलरेडी हमने कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ाया हुआ है।
एक प्लेट की वजह से फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों प्लेट की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, सो डी बाई डी टी। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इंटू ए क्या होगा, चार्ज, एक इसका, जो इसका एरिया वही प्लेट का एरिया, तो इंटू सिग्मा इंटू ए करेंगे तो वो क्या देगा, क्यू देगा। ये होगा डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी क्या देगा भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट या कंडक्शन करंट के बराबर होगा। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल हो गया भाई, कंडक्शन करंट जो वायर में फ्लो कर रहा, और यही क्वेश्चन हमने पूछा था प्रूव करने के लिए। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 करने से पहले आप वीडियो को 10 सेकेंड के लिए आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा हम बोर्ड साफ कर लें, बच्चों काफी गंदा हो गया, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 दे रहे हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, capacitor consists of two circular plates, two metal circular plates of radius capital R. If conduction current is capital I, find out displacement current flowing through a circular loop of radius R by 2 as shown. कह रहा कि एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट सर्कुलर है, हमने ऐसे दिखा दिया क्योंकि साइड से हम देख रहे हैं, ये सर्कुलर प्लेट है और ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये जो सर्कुलर प्लेट्स हैं इनका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, इनका रेडियस क्या, कैपिटल आर। अब इसके साइड व्यू को अगर हम देखें, अगर हम इधर से देखें तो ये हमको एक सर्कुलर प्लेट नजर आएगा, ऐसे सर्कुलर प्लेट है ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इस वाले मेटल प्लेट का रेडियस कैपिटल आर, इस वाले मेटल प्लेट का कैपिटल आर, और इन दोनों के सेंटर्स ऐसे लाई कर रहे हैं,
अब यहां से r/2 रेडियस का कितना, r/2 रेडियस का एक सर्कुलर लूप ऐसे कंसीडर करें, वही कर रहा एज शोन इन फिगर। ये सर्कुलर लूप दिखा रहा है r/2 रेडियस का, इसमें से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है। तो यहां फिगर में अगर हम दिखाएं r/2 रेडियस का, यहां अलग कलर से दिखा देते हैं, ये r/2 रेडियस का लूप है। इस लूप से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा होगा ये हमको बताना है। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है बच्चों। देखो, इस टोटल में जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा होगा उसको अभी हमने प्रूव किया है कंडक्शन करंट के बराबर होगा। सो इस पूरे रीजन से जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा होगा वो कितना होगा, I के बराबर होगा। सो डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट इस पे यूनिफॉर्मली इस स्पेस में हर जगह डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया निकालोगे तो इक्वल आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो फ्लो कर रहा होगा हर जगह से यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट इस रीजन में होगा इसको I' D कहते हैं। तो I' D displacement current in this region is equal to displacement current density। क्या भाई, displacement current density into area। A' इसका हम मान ले, इस वाले का एरिया A' मान ले, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन टोटल एरिया पाई r²। इनटू कौन सा एरिया हमको लेना है, ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया लेना है। तो ये कितना होगा, पाई r²/4। पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, इस रीजन से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा, ID/4। लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के बराबर है, यानी I/4। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो पहले 2 क्वेश्चंस दिए हैं बेटा ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा और अपने से करने के लिए ट्राई करिए। हो सकता है आप पार्शियली कर पाए, कुछ स्टेप्स आप न कर पाए तो वो आप अपने से करेंगे, फिर देखेंगे सॉल्यूशन तो कुछ और मजा है उसका। सो प्रॉब्लम नंबर 3 लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे ये वाली। प्रॉब्लम नंबर 3, और प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, ये एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है। क्या है भाई, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर। किसी इंस्टेंट पे यहां करंट I फ्लो कर रहा है, कंडक्शन करंट, इसको हम चार्ज कर रहे, करंट I फ्लो कर रहा है। सो हमको निकालना ये है रेडियस इस सर्कुलर प्लेट का कैपिटल R। यहां पे पॉइंट P है और यहां पे पॉइंट Q है। ये डिस्टेंस स्मॉल r, ये डिस्टेंस स्मॉल r। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
at points first question P, second question Q। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पी पे तो निकालना आसान, आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं। तो इसको डिस्कस करने के पहले हम एक चीज, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, अभी जब पीछे पढ़ा रहे थे सीबीएसई लेवल की चीजें थी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन हमने नहीं डिस्कस किया। आप बुक में देखेंगे नहीं डिस्कस किया होगा, जनरली जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं या और कहीं आप पढ़ोगे वहां भी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वो करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन क्या, यहाँ पे जो हमने पढ़ाया था अभी डिस्प्लेसमेंट करंट की थियरी, वहीं से हम आपको डिस्कस करें। देखो होता क्या है, फॉर्मूला क्या भाई डिस्प्लेसमेंट करंट का, ध्यान से सुनना बच्चों। एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर दिखा दे रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक छोटा सा रीजन ले लें, मान लो हमको इस रीजन से, ये जो रीजन हमने बनाया है इसी से हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन इस रीजन में क्या है वो हमको बताना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन वही होगा जो ई का डायरेक्शन होगा। क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। सो इसको लिख लो, डायरेक्शन ऑफ आई डी इज, दो रूल है, फर्स्ट सेम एज डायरेक्शन ऑफ E if electric flux phi E is increasing, यहां पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट का वही डायरेक्शन होगा जो ई का डायरेक्शन होगा। तो ये कंडक्शन करंट का डायरेक्शन होगा और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है भाई। दूसरा रूल is opposite to electric field if phi E, electric flux, is decreasing। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, कहीं मिलेगा नहीं भाई। देखो अब इसका एग्जांपल हम देते थे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर रहे होते तो देखो होता क्या है, ये कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, अब हम डिस्चार्ज कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे आउटर सर्किट के थ्रू, ऐसे ये करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन वही है, लेकिन चार्ज घटेगा तो फील्ड घटेगा, और फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा
तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगा ID। कंडक्शन करंट भी देखो इसी डायरेक्शन में अपोजिट होगा कंडक्शन करंट का डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो दोनों केस में कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन क्या सेम है, लेकिन आपको हर जगह कंडक्शन करंट मिलेगा ही नहीं भाई, तो आप जानोगे कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन कराएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन ये होता है। अब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम हमने दिया था आपको। और ये फर्स्ट पार्ट तो एकदम सिंपल है, सेकेंड पार्ट काफी टफ है और उसको हम लोग ट्राई करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको ये प्रॉब्लम लगेगा और बहुत ही नया ये प्रॉब्लम लगेगा। सो करते हैं। यहां पे हम क्या करें, एम्पियर सर्किट लॉ लगाए इस पे। तो देखो है क्या करंट का, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये पॉइंट P के लिए, पहला पॉइंट P के लिए तो कंडक्शन करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमको निकालना है तो R रेडियस का सर्कुलर लूप हम ऐसे ले लेंगे, R रेडियस का सर्कुलर लूप ऐसे ले लेंगे। अब इसका फ्रंट व्यू अगर यहां से हम देखें तो ये दिखेगा कैसे, ये करंट हमको डॉट के रूप में दिखेगा जो बाहर निकल रहा है। अब इस करंट की वजह से इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये सब मैग्नेटिज्म में पढ़ाया होगा, ये ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट बाहर है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट बाहर की ओर एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा बी। आर रेडियस का लूप लिया तो हर जगह ये डिस्टेंस सेंटर से वही रहने वाला आर, और आर का डायरेक्शन ये आर इधर हो गया। यहां पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अब हम क्या करें, एक स्मॉल सेगमेंट इस वायर का ले लें और इस लूप के, बेसिकली ये वायर तो है नहीं लूप है, डीएल एलिमेंट ले लें। तो बी और डीएल क्या सेम डायरेक्शन में है। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ इसके ऊपर हम लगाएं, या बेसिकली अब हमको कहना चाहिए एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ लगाएं। तो एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ क्या करता है, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। बी डॉट डीएल क्या होगा भाई, बी डीएल कॉस जीरो, डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों हम ये एलिमेंट डीएल एलिमेंट कहीं भी ले, डीएल एलिमेंट टेंजेंशियल होगा और बी भी टेंजेंशियल होगा, तो दोनों के बीच एंगल जीरो है। और चूंकि ये जो पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इसलिए बाई सिमेट्री बी कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया बी डी एल कॉस जीरो, कहां से कहां तक, 0 to 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट आई, वो हमको दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट करंट वायर में 0 है भाई, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज कर रहा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है ही नहीं, हम ये कह सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट करंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, बी इंटू 2 पाई आर, बी कांस्टेंट बाहर है, डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट पुट कर दिया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा, स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये होता है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा।
इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सो सेकेंड पार्ट क्यू है, पॉइंट क्यू पे हमको निकालना है। अब क्यू के दो कंडीशंस राइज करेंगे। पहला कि ये जो पॉइंट क्यू है इसका डिस्टेंस यहां से आर है, तो पहला केस राइज करेगा कि ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल आर। भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये अलग अलग कंडीशन दिख रहा है। यहीं तक हमारा सर्कुलर प्लेट है, तो ये पॉइंट क्यू यहाँ हो सकता है, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको अब पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो होगा क्या, हम शॉर्ट में कर देते हैं। उस केस में ये हम सर्कुलर लूप ले लें। मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस ये बाहर है, तो सर्कुलर लूप आर रेडियस का ले लें। मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते भाई बी डी एल, इसी डायरेक्शन में जैसे पिछला डेरिवेशन क्या था, एकदम वही। अब ये आर इस कैपिटल आर से ज्यादा है, तो ये जो कैपिटल आर रीजन का ये सर्कुलर प्लेट का है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया था कि पूरे कैपेसिटर के थ्रू अगर हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो कंडक्शन करंट के बराबर होगा। डायरेक्शन अभी हमने डिस्कस किया था, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का डायरेक्शन सेम आया था, तो ये हम ऐसे ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट जगह जगह हम दिखा देते हैं, लेकिन इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, कंडक्शन करंट के बराबर होगा आई। तो जो लाइन इंटीग्रेशन है वो अभी हमने प्रूव किया, तो b इंटू 2πr ये होगा इस लूप पे, इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस लूप से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर। तो आंसर वही होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यानी स्मॉल आर का वैल्यू अगर कैपिटल आर से ज्यादा है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेट के लेफ्ट में या इस प्लेट के राइट में या दोनों प्लेट के बीच में कहीं पे भी निकालेंगे सेम आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्मॉल आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल आर, जैसा कि वहां फिगर में दिख रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस को समझाने के लिए यहां पे हम फिगर बना दे रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट हमको पता है। देखो कैपिटल आर, सर्कुलर प्लेट का रेडियस कैपिटल आर है, ये हमने दिखा दिया भाई, ये कैपिटल आर। अब हमको स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस का एक सर्कुलर लूप ले लें। डिस्प्लेसमेंट करंट डॉट से हम दिखा रहे हैं, ये बाहर की ओर होगा, कितना होगा ये हमको नहीं पता, अभी हम आई डी लिख दे रहे हैं। इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, बी और डीएल सेम डायरेक्शन में होगा, बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। सो यहां पे एम्पियर मैक्सवेल लॉ लगाए तो बी डी एल कॉस 0 कहां से कहां तक, 0 टू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, इसके थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको हम आई डैश मान लें, आई सबस्क्रिप्ट डी डैश। तो अब ये हो गया b इंटू 2πr इज इक्वल टू, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा, अब एक्चुअल वैल्यू पुट किया जाए। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में, यानी यहां से यहां तक कोई कंडक्शन करंट तो होगा नहीं, हमको स्मॉल आर रेडियस तक ही देखना है, वही हमको डिस्प्लेसमेंट करंट लेना है। कंडक्शन करंट तो 0 होगा, तो इसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन टोटल एरिया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इनटू दिस एरिया स्मॉल आर वाले का पाई आर स्क्वायर, इसके थ्रू ये डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। आई डैश जो हमने लिखा वो ये होगा। सो पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है, ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये क्या आ गया भाई, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको उधर लेते जाए तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों प्लेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर वो ये होगा। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको फिगरेटिवली अगर हम ग्राफ के थ्रू दिखाएं तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो करंट है बाहर इस प्लेट के इस साइड में या प्लेट के इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस r के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा, इस तरीके से होगा, जो कि स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का होता है। लेकिन इस प्लेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ, वो वेरिएशन कैसे होगा। एक तो ये वाला फार्मूला है अंदर के लिए, यानी यहां रेडियस कैपिटल आर मान ले सर्कुलर प्लेट का, तो यहां तक तो लीनियर वेरिएशन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वेरी करेगा। और फिर उसके बाद वही स्ट्रेट वायर वाला वो हमने डिराइव किया था, जो स्ट्रेट वायर का फार्मूला है उसी टाइप का फार्मूला वहां पे है, इस तरीके से वेरिएशन होगा। सो ये आज का हम लोग का क्लास है। ये जो लास्ट प्रॉब्लम है ये कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर और रिकमेंड करें। So thank you for your kind attention in the class. Do take good care of your health and your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.